तो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम बात कर चुके थे काइनेटिक एनर्जी की। वर्क डन पे हम पहले भी बात कर चुके हैं ना, और न्यूमेरिकल्स भी किए हुए हैं। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि आगे चलकर हमें एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ना है। और एनर्जी कंजर्वेशन के लिए पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा सा समझना पड़ेगा, है ना। उसके बाद फिर चीजें और क्लैरिटी होगी। तो देखिए, पोटेंशियल एनर्जी, पहली बात तो मैं आपको कुछ चीजें अगर बताऊं, तो बच्चों जो हमारा फोर्स होता है, फोर्स, वो फोर्स को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है ना। यहाँ पे अगर मैं बोलूं ये फोर्स है बेटा, तो फोर्स को दो पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है। इस बात को समझना है अपन को। ये दो पार्ट कौन कौन से हैं? तो एक तरीके के फोर्स को बोला जाता है कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। और दूसरे तरीके को बोला जाता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, है ना। तो ये कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? तो कंजर्वेटिव फोर्स की दो खासियत है, मतलब दो पॉइंट्स हैं, दो कंडीशन है। अगर फोर्स उस कंडीशंस को फॉलो करता है तो वो कंजर्वेटिव फोर्स है, और अगर वो फॉलो नहीं करता है तो फिर दूसरा कौन सा फोर्स बचा? नॉन कंजर्वेटिव। तो दो प्रकार के फोर्स हैं, एक कंजर्वेटिव फोर्स है, एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। पहला पहली बात, पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, वो क्या है कि अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हो, और यहाँ पे जाते समय, डिस्प्लेसमेंट करते समय, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट करते समय आप किसी भी रास्ते से चले जाओ, आप स्ट्रेट लाइन से चले जाओ, पाथ वन, आप वही फोर्स लग रहा है, और आप किस रास्ते से चले जाओ, सेकंड पाथ से चले जाओ, पाथ नंबर टू, आप चाहे तो थर्ड पाथ से चले जाएं, पाथ नंबर थ्री, आप किसी भी रास्ते से चले जाएं, अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में आप डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो किसी भी पाथ से, तो इसका वर्क डन चेंज नहीं होगा, वर्क डन रिमेन सेम। यानी वर्क डन थ्रू पाथ वन बाई फोर्स, जो कंजर्वेटिव फोर्स है, इज इक्वल्स टू वर्क डन बाई सेकंड पाथ, वर्क डन इन सेकंड पाथ इज इक्वल्स टू वर्क डन इन थर्ड पाथ। यानी कि अगर वर्क डन जो है किसी फोर्स का, वो पाथ पे डिपेंड ही ना करता हो, किसी भी रास्ते से आप चले जाओ, पाथ से इंडिपेंडेंट हो जाए, तो उस फोर्स को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। उस तरीके के फोर्स को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, जिस फोर्स में वर्क डन जो है वो केवल दो पॉइंट्स के बीच में डिपेंड करता हो, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता हो, ना कि पाथ पे डिपेंड करता हो। अगर पोजीशन चेंज करोगे तो वर्क डन चेंज होगा, लेकिन अगर आप इनिशियल और फाइनल पोजीशन चेंज नहीं करोगे तो वर्क डन चेंज नहीं होगा। तो ऐसे फोर्सेस को कहा जाता है कंजर्वेटिव फोर्स। तो पहली कंडीशन तो ये है भाई कंजर्वेटिव फोर्स की, क्या कि वर्क डन, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स is independent of path, is independent of path, है ना। तो पाथ पे डिपेंड ही नहीं करता है, किसी भी रास्ते से चले जाओ आपका वर्डन सेम मिलने वाला है ना। इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ एंड डिपेंड्स ऑन, और केवल किस पे डिपेंड करता है बच्चों? एंड डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन चेंज होगा तो ही चेंज होगा, नहीं तो चेंज नहीं होगा। एंड डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्लैरिटी है कि भाई पहली कंडीशन किसी फोर्स की होनी चाहिए कि वर्क डन बाई जो फोर्स है वो आपका कैसा होना चाहिए? इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, और इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड होता है। वहीं पे नॉन कंजर्वेटिव की अगर हम बात करें, तो नॉन कंजर्वेटिव में ऐसा नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे दो पॉइंट्स ले लें और इस रास्ते से जाएं और फिर इस रास्ते से जाएं, तो ये सेकंड पाथ है, ये फर्स्ट पाथ है, तो यहाँ पे वर्क डन इन फर्स्ट पाथ इज नॉट इक्वल्स टू वर्क डन इन सेकंड पाथ। मतलब ये जो फोर्स है ये पाथ से इंडिपेंडेंट, इसका वर्क डन पाथ से इंडिपेंडेंट नहीं मिलेगा आपको। जैसे ही पाथ चेंज होगा आपका वर्क डन भी चेंज हो जाएगा। तो ऐसे फोर्सेस फिर नॉन कंजर्वेटिव बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं उनका वर्क डन जो है वो पाथ पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन पाथ, है ना।
तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स ऑन पाथ, डिपेंड्स ऑन पाथ। अब इसका एग्जाम्पल से समझते हैं कि ऐसा कैसे। तो अगर आप इसका एग्जाम्पल देखें ना कंजर्वेटिव फोर्स का, तो बच्चों आपने जो ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा है वो आपका कंजर्वेटिव फोर्स है। वर्क डन मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स mg, mg है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी बोलो आप, ये जो फोर्स है ये कंजर्वेटिव फोर्स की कैटेगरी में आता है। कैसे आप चाहें तो इसको हम यहाँ पे एनालाइज भी कर सकते हैं इस एग्जाम्पल को कि कैसे करेगा। तो मान लीजिए ये सरफेस है, इस सरफेस में एक m मास की बॉडी है, उसको आप A पॉइंट से B पॉइंट ले जाना चाहते हो, A से B बच्चों, A से B, और A से B जो पॉइंट है वो h हाइट के ऊपर है। तो आप पहले तो ऐसे डायरेक्ट ले गए h हाइट, तो ये पाथ नंबर 1 हो गया। तो अगर हम पाथ 1 की बात करें तो mg फोर्स लग रहा है नीचे बच्चों, और A से B में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर h। तो वर्क डन थ्रू पाथ 1 क्या लिखोगे आप, माइनस mgh। माइनस क्यों, क्योंकि mg नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है। तो आपने सीखा है कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में होता है डिस्प्लेसमेंट और फोर्स, तो जो वर्क डन होता है वो माइनस में होता है, नेगेटिव में होता है ना। इसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं। फिर आप A से C गए, C से D गए, और फिर D से वापस B आए, ये दूसरा रास्ता है, ये दूसरा रास्ता है इसी ब्लॉक को ले जाने का। तो अब हम वर्क डन देखेंगे, तो ये दूरी x है, तो ये दूरी भी x है, और ये हाइट है h। तो अब हमें वर्क डन निकालना है A से B, लेकिन अब हम पाथ 2 से चलेंगे। तो जो पाथ 2 है उसको 4 पार्ट में तोड़ा जा सकता है बच्चों, पार्ट 2 को 4 पार्ट में तोड़ा जा सकता है। जैसे वर्क डन फ्रॉम पार्ट 2, तो A से पहले C जाओ, तो वर्क डन फ्रॉम A से C बाई mg4, प्लस C से D जाओ, तो वर्क डन फ्रॉम C से D ऑफ mg4, प्लस वर्क डन फ्रॉम D टू B। ऐसा हमने कर लिया भाई। उसके बाद आप A से C का वर्क डन देखो, तो A से C जा रहे हो तो mg तो नीचे लग रहा है, बट डिस्प्लेसमेंट राइट हो रहा है। तो दोनों के बीच में कितना एंगल है, डिस्प्लेसमेंट और mg, 90 डिग्री। तो हम लिखेंगे AC से वर्क डन फोर्स दैट इज mg इंटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज x इंटू कॉस, दोनों के बीच का एंगल 90। और जब वो डिस्प्लेसमेंट और जो आपका डिस्प्लेसमेंट और फोर्स 90 डिग्री पर होते हैं, तो बच्चों वर्क डन 0 होता है, याद करो हमने पढ़ा था ऐसा। फिर C से D में जा रहे हो, तो देखो C से D में जा रहे हो तो mg लग रहा है नीचे और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर, तो अपोजिट है, तो नेगेटिव आएगा, तो माइनस mg इंटू डिस्प्लेसमेंट h, डायरेक्ट लिख दिया। फिर D से B में देखो तो mg लग रहा है नीचे, और बच्चों डिस्प्लेसमेंट हो रहा है राइट की तरफ, तो फिर 90 दोनों के बीच में, तो mg x इंटू cos 90। तो ये cos 90 वाला टर्म 0 हो गया, ये cos 90 वाला टर्म 0 हो गया। तो वर्क डन इन पार्ट 2 बाई mg फोर्स, तो ये भी अभी भी कितना है, mgh। देखो बच्चों, यानी mg फोर्स में वर्क करोगे तो पाथ पे डिपेंड ही नहीं करता, आप इसको कैसे भी ले जाओ, A से B आप ऐसे भी ले जाओ, तब भी इसका वर्क डन यही रहने वाला है, माइनस mgh। किसी भी रास्ते से ले जाओ A से B पॉइंट, अगर ये पोजीशन चेंज नहीं होगी, इनिशियल और फाइनल पोजीशन, तो कभी भी वर्क डन चेंज नहीं होने वाला, वर्क डन इतना ही मिलेगा आपको। इस बात को समझे अच्छे से। तो मेरे ख्याल से आपको पॉइंट समझ में आया होगा, दिस इज इक्वल्स टू 1। इसलिए अपना जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। आई होप बच्चों क्लैरिटी होगी आपकी। इसका क्या एग्जाम्पल है, तो अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल होता है बच्चों फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन है ना। तो फ्रिक्शनल फोर्स इज द एग्जांपल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव। फ्रिक्शनल फोर्स भाई वो उस पर डिपेंड करता है। आपको पता है फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो अपोजिट लगता है। अगर ऐसे आप टेबल देखें बच्चों, एक टेबल मान लें, तो इस टेबल पे मान लो ये ब्लॉक रखा है, आप इसको ए पोजीशन से बी पोजीशन तक लेके आए खिसका के। मान लीजिए स्क्वायर टेबल है, तो इसकी जो साइड है वो साइड हम एल ले लेते हैं। एक साइड जो स्क्वायर टेबल है तो एल एल ले लेते हैं, है ना, एक साइड। ठीक है बच्चों, उसके बाद आप इसको ए से बी लेके आए, तो साइड के लॉन्ग लेके आए, तो आपको पता है फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन लगता है, तो पीछे लग रहा है फ्रिक्शन, और डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, तो पीछे फ्रिक्शन डिस्प्लेसमेंट आगे।
तो इसमें ये पाथ नंबर 1 है, तो इस फर्स्ट पाथ में आपका वर्क डन कितना आएगा बच्चों, माइनस एफ इंटू एल। भाई फ्रिक्शन पीछे, डिस्प्लेसमेंट आगे, अपोजिट डायरेक्शन में तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। फिर दूसरा रास्ता आप ऐसे लेके आओ इसको, पहले ए से सी लेके आओ, फिर सी से डी लेके आओ, फिर डी से बी ले जाओ, है ना। और ये स्क्वायर साइड है तो सब एल एल है। तो आप देखो, जब इसको सेकंड पाथ से लेके आओगे, ये रेड कलर वाला सेकंड पाथ हो गया, तो यहाँ पे ए से सी, तो वर्क डन फ्रॉम ए से सी प्लस वर्क डन फ्रॉम सी टू डी प्लस वर्क डन फ्रॉम डी टू बी। तो ए से सी में वर्क डन, फ्रिक्शन लग रहा है पीछे, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे। अब ऐसे मूव कर रहा है ब्लॉक तो पीछे फ्रिक्शन लगेगा, तो ये हो जाएगा माइनस एफ एल। फिर प्लस, अब डिस्प्लेसमेंट ब्लॉक का ऐसे होगा राइट में, तो फ्रिक्शन फिर पीछे लगेगा, इसके जस्ट अपोजिट, फ्रिक्शन तो जस्ट अपोजिट लगता है मोशन ऑफ द बॉडी के, तो फिर से माइनस एफ एल। फिर प्लस डीबी में, तो ये ब्लॉक ऐसे आगे जा रहा है, लेकिन अब इसके फ्रिक्शन पीछे लग रहा है ऐसे, और एल लेंथ का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो फिर से माइनस एफ एल। तो माइनस एफ एल माइनस एफ एल माइनस एफ एल, तो माइनस 3 एफ एल। तो देखो बच्चों, यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो वर्क डन इन वन पाथ इज नॉट इक्वल टू वर्क डन इन सेकंड पाथ। इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स कैसा फोर्स हो गया बच्चों, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। मेरे ख्याल से अंतर समझ में आया है, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। अब यही आप, इसकी एक और प्रॉपर्टी है जो कंजर्वेटिव फोर्स फॉलो करते हैं, जब आप एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन से जाकर वापस उसी पोजीशन पे आ जाते हो, तो जो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स है ना, वो जीरो हो जाता है, जबकि नॉन कंजर्वेटिव का वर्क डन जीरो नहीं होता है ना। ये अभी हम मैं नेक्स्ट पेज पे लगा देता हूँ, लिखा देता हूँ। तो दो एक और कंडीशन है जो कि फुलफिल करता है कंजर्वेटिव फोर्स, उसमें अगर वर्क डन इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन, अगर फाइनल और इनिशियल पोजीशन कॉन्साइड कर जाए, क्लोज लूप हो जाए, तो फिर वो वर्क डन जो है बच्चों जीरो हो जाता है, जबकि नॉन कंजर्वेटिव में ऐसा नहीं होता है ना। तो उसको हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आई होगी। तो देखिए बच्चों, जैसे कि मैंने आपको दूसरी कंडीशन बोला था, क्या बोला था, कंजर्वेटिव फोर्स और ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है ना। तो अभी हमने देखा कि वर्क डन जो है पाथ से इंडिपेंडेंट है, तो कंजर्वेटिव है, नहीं है तो जो है नॉन कंजर्वेटिव। सेकंड जो है, तो इसमें ये बोला गया कि वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स in closed loop, that is initial and final, initial and final position coincides, initial and final position coincides। तो फिर हम क्या बोलेंगे, अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन जो है कॉन्साइड कर रही है, तो फिर ये जो है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन क्लोज लूप, दैट इज इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन कॉन्साइड, इज ऑलवेज जीरो। तो हमेशा वर्क डन जीरो होता है। जैसे हम ग्रेविटेशन फोर्स की बात कर रहे थे, तो ग्रेविटेशनल फोर्स को ही चेक कर लेते हैं ना कि ये कंडीशन भी वो अप्लाई करता है कि। तो जैसे हमने कहा कि सरफेस है, यहाँ पे बच्चों एम मास का ब्लॉक है, ये पोजीशन ए है, तो आप पहले ए से बी जाओ एक्स दूरी पर, फिर बी से सी जाओ एच हाइट पर, फिर सी से डी जाओ एक्स दूरी पर, और फिर डी से ए आ जाओ। देखो ये क्लोज्ड पाथ हो गया ना, ए बी सी डी, डी से आ गए वापस एच हाइट नीचे। तो वर्क डन इन क्लोज लूप निकालो। तो वर्क डन इन क्लोज लूप जो है उसको चार हिस्सों में तोड़ तोड़ सकते हो आप लोग। कितना, ए बी, फिर बी से सी, फिर सी से डी, फिर डी से। तो हम इसको लिख सकते हैं वर्क डन फ्रॉम ए से बी बाई एम जी फोर्स, बी से सी प्लस सी से डी प्लस डी से। तो अगर आप यहाँ पे निकालोगे इसको, तो ये कितना आ जाएगा, ए से बी में बच्चों वर्क डन
देखो mg फोर्स नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट राइट में हो रहा है, तो mg x इंटू कॉस 90 प्लस बी से सी में mg नीचे लग रहा है, हाइट ऊपर जा रहा है तो माइनस mg h, फिर सी से डी में नीचे लग रहा है 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा mg x इंटू कॉस 90 और प्लस डी से ए में नीचे आ रहा हो बच्चों एच हाइट, और mg फोर्स भी नीचे ही लग रहा है, दोनों की सेम डायरेक्शन है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट mg h, तो ये cos 90 वाला जीरो, ये बचा माइनस mg h, ये cos 90 वाला जीरो प्लस mg h, तो माइनस mg h प्लस mg h कैंसल, तो ये आ गया जीरो। देखो वर्क डन इन क्लोज लूप बाई mg फोर्स कितना आ रहा है, जीरो। देखो सेकंड प्रॉपर्टी भी वो फॉलो कर रहा है mg फोर्स, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, जबकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में ऐसा जरूरी नहीं है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क डन इन क्लोज लूप जो है वो जीरो नहीं होता है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सेकंड पॉइंट में कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इन क्लोज लूप इज नॉट इक्वल टू जीरो, है ना। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो आप चाहें तो इसको फ्रिक्शन के लिए चेक कर लें। तो जैसे बच्चों हमने बोला था कि ये टेबल है, स्क्वायर टेबल है ना, और साइड एल है, ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे। अब यहाँ पे ब्लॉक को ले लो, ए से बी लेके आओ पहले, तो फिर बी से सी लेके आओ, फिर सी से डी लेके आओ, और फिर डी से वापस ए ले जाओ, ऐसे। तो देखो क्लोज पाथ हो गया ना, ए से बी से सी से डी। अब जब यहाँ पे आप करोगे तो होगा क्या कि वर्क डन इन क्लोज्ड पाथ बाय फ्रिक्शनल फोर्स, तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी प्लस वर्क डन फ्रॉम बी टू सी प्लस वर्क डन फ्रॉम सी टू डी प्लस वर्क डन फ्रॉम डी टू ए। तो अगर यहाँ पे आप निकालोगे क्लोज्ड पाथ में वर्क डन, तो ए टू बी में क्या आएगा, फ्रिक्शन पीछे लगेगा, डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है तो माइनस एफ एल। फिर बी से सी में फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है तो माइनस एफ एल। सी से डी में भी यही पीछे फ्रिक्शन लग रहा है, आगे जा रहा है तो माइनस एफ एल। डी से ए में भी पीछे फ्रिक्शन लग रहा है, आगे जा रहा है तो माइनस एफ एल। तो ये हो जाएगा माइनस फोर एफ एल। तो देखो यहाँ पे क्लोज पाथ में वर्क डन जीरो नहीं है भाई, इसलिए नॉन कंजर्वेटिव है। यहाँ पे जीरो है तो इसलिए कंजर्वेटिव है। तो जब ये दोनों प्रॉपर्टी शो करता है कोई फोर्स कि वर्क डन जो है वो क्लोज्ड पाथ में जीरो हो, और दूसरा कंडीशन कि दो पॉइंट्स के बीच में वर्क डन जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हो, किसी भी रास्ते से ले जाओ, जब ये दोनों प्रॉपर्टी शो करता है तो कंजर्वेटिव फोर्स है। ये दो प्रॉपर्टी शो नहीं करता है तो पक्का कौन सा फोर्स है बच्चों, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आई होगी, कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं। अब देखिए बच्चों, आप सोचोगे सर ने कंजर्वेटिव को नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्यों बढ़ा दिया, पोटेंशियल एनर्जी चालू करना था। तो एक्चुअली में क्या होता है कि जब आप पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हो ना तो वो कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए पढ़ते हो। एक्चुअली में पोटेंशियल एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है वो केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइन किया गया है। आप इस बात को समझें अच्छे से, केवल किसके लिए डिफाइन किया गया है बच्चों, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। हर जगह पर जो है कंजर्वेटिव फोर्सेस, मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने का कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए मैंने आपको पहले कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को एक्सप्लेन कर दिया, ताकि मैं आपको ये बता पाऊं कि जो पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट लाया गया है वो केवल अप्लाई करते हैं हम कंजर्वेटिव फोर्सेस में, है ना। तो अब हम हेडिंग डालेंगे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो बच्चों, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी दो तरीकों की हो सकती है। एक पोटेंशियल एनर्जी तब आती है जब आप किसको करते हो, पोजीशन चेंज करते हो। किसी फोर्स में अगर आप पोजीशन चेंज करते हो तो उसमें एक खास प्रकार की एनर्जी आती है जो हमें दिखती नहीं लेकिन वो होती है, उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और एक आती है किसी का शेप चेंज करने से, कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने से, जिसको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे, इस बात को हम समझेंगे। अभी तो आप इतना सोचो कि जो पोटेंशियल एनर्जी, पहली खास बात पोटेंशियल एनर्जी को लेकर,
कि पोटेंशियल एनर्जी केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइन है। पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी is only defined for is only defined for conservative forces, है ना। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कंपटीशन एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैं इसको लिखवा रहा हूँ, है ना। तो बिल्कुल थ्योरेटिकल पॉइंट है, छोटे छोटे पॉइंट है, सब पता होना चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी इज ओनली डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस, है ना। अब ये क्यों किया जाता है, ये तो थोड़ा सा हायर क्लासेस की बात हो गई है, लेकिन अभी मैं जो बोल रहा हूँ वो आप समझ लें, है ना। कि पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करना वहां पे महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, जहां पे फोर्सेस कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस को के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन तो की जा सकती है, लेकिन हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे तो उसका कोई लॉजिक नहीं होता। पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि वर्क डन जो है इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है, किसमें बच्चों, कंजर्वेटिव फोर्सेस में, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन की जाती है कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए, उसके लिए ये प्रॉपर है। और मैं आपको बताऊं तो एक्चुअली में पोटेंशियल एनर्जी भी डिफाइन नहीं की जाती है, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस डिफाइन किया जाता है। वो तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले को आसान करने के लिए बाद में एक रेफरेंस लेवल ले लिया जाता है जहां पे हम जीरो मान लेते हैं, है ना। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली में डिफरेंस डिफाइन किया जाता है। तो इसको कैसे डिफाइन किया गया है कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए, वो मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे डेफिनेशन इसकी ऐसी है बच्चों कि पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस 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 इन डिफरेंस between between initial and final position between initial and final position initial and final position in conservative force is always equal to negative of work done by conservative force from initial to final position। ठीक है बच्चों। तो जो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, जहां पे आप किसी बॉडी को डिस्प्लेस कर रहे हो कंजर्वेटिव फोर्स में वो हमेशा किसके इक्वल होता है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। कहने का क्या मतलब है, इसको अगर मैथमेटिकली लिखा जाए तो जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है डेल्टा यू, वो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स है। यानी और अच्छे से कहा जाए तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट्स, फाइनल पोजीशन पे जो पोटेंशियल एनर्जी है माइनस इनिशियल पोजीशन पे जो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू नेगेटिव टाइम्स ऑफ वर्क डन बाय। ऐसे ही बच्चों इसको डिफाइन किया गया है। तो पोटेंशियल एनर्जी की भी वही यूनिट हो गई जो वर्क डन की है, तो पोटेंशियल एनर्जी की ऐसा यूनिट हो जाती है जूल। उसका डिफरेंस का जूल है तो एक पोटेंशियल एनर्जी की भी यूनिट क्या होगी बच्चों, जूल हो जाएगी। इसमें मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बात हमें समझ में आती है ना। तो ये बेसिक सी डेफिनेशन है जो दी जाती है ना। अब बाकी ये डेफिनेशन शायद एनसीईआरटी में नहीं दी गई हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रॉपर डेफिनेशन पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस की ऐसी ही होती है। ये कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइन किए जाते हैं, और दूसरी चीज ये नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होती है। अब जैसे मैं आपसे बोल रहा था कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो दो वजहों से आ सकती है। एक तो आप कंजर्वेटिव फोर्स पे या तो पोजीशन चेंज करो, और दूसरा या तो आप बॉडी का शेप और साइज चेंज करो। तो वो देखें तो दो जो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है वहां पे आता है या तो आप पोजीशन चेंज करें या तो आप शेप या साइज चेंज करें। तो वो जो एनर्जी पोजेस करता है बॉडी, उसी को हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ध्यान ध्यान से देखें, अगर मैं किसी ब्लॉक को ऐसे करूं बच्चों कि ग्राउंड की सरफेस से ऊपर एच हाइट पे ले जाऊं, धीरे धीरे ले जा रहा हूं ऊपर, और ऊपर लाके मैंने बी पॉइंट पे ले आया, ए से बी मैं धीरे धीरे ले गया। अब आप सोचो कि अगर आप इस एम मास के ब्लॉक को यहां से रिलीज कर दोगे
तो जब रिलीज करोगे तो ये ब्लॉक कहाँ भागेगा बच्चों, नीचे। नीचे भाग रहा है इसका मतलब काइनेटिक, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ेगी इसकी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। अब आपको पता है कि एनर्जी अपने आप कहीं से नहीं आती है, एनर्जी का तो एक दूसरे में कन्वर्जन होता है ना। एनर्जी को क्रिएट नहीं किया जा सकता, डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। जब मैंने आपको एनर्जी की शुरुआत की तो मैंने बताया था कि एक एनर्जी दूसरे फॉर्म में, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करती है, बट टोटल एनर्जी रिमेन सेम। तो ये काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ रही है तो कोई तो एनर्जी होगी ना जो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। तो यहाँ पे जब आपने इसकी पोजीशन चेंज की ना ए से बी, तो यहाँ पर एक इसके पास एनर्जी है जो दिख नहीं रही है लेकिन वो है, उसी को हमने नाम दिया है पोटेंशियल एनर्जी। और देखो ये पोजीशन चेंज करने की वजह से आया है ग्रेविटेशनल फोर्स में, तो इसको हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जब ग्रेविटेशनल फील्ड में, ग्रेविटेशनल फोर्स में आप पोजीशन चेंज करोगे, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, तो वो किसमें स्टोर हो जाएगी बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी में। और फिर जब आपने इसको रिलीज किया तो जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो वो पोटेंशियल एनर्जी ही कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी। अभी मैं इसको प्रूफ करके ही बताऊंगा, आगे चलकर प्रूफ करेंगे इस बात को, तो उसके लिए भी आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। तो जैसे ही आपने इसको छोड़ा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, तो कहां से आई, वो जिस एनर्जी से कन्वर्ट होके आई है वो स्टोर थी, वो दिख नहीं रही थी लेकिन थी, उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और ये पोजीशन के चेंज की वजह से आया है कंजर्वेटिव फोर्स में। तो इसको क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स में किया है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोल देते हैं। अब जैसे आप सोचो कि बच्चों आपने एरो देखा होगा, बो एंड एरो, तो सोचो आप यहाँ पे ये एक थ्रेड लगी रहती है जो आपका धनुष होता है उसमें, आप इसको थोड़ा सा ऐसे पीछे एक्सटेंड करेंगे और एरो को फिर छोड़ देंगे यहाँ पे इस तरीके से, एरो को छोड़ देंगे तो ये एरो रफ्तार पकड़ लेगी। अब इस एरो के पास रफ्तार क्यों आई भाई, क्यों वेलोसिटी आई, इसके मतलब इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो कहां से आई काइनेटिक एनर्जी, जनरेट तो हुई नहीं अपने आप। तो जो आपने इसको स्ट्रेच किया है, मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया बच्चों, इसका शेप चेंज कर दिया, कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया, तो ये कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने की वजह से इसमें एक एनर्जी आ गई है जिसको हमने बोला है पोटेंशियल एनर्जी। वो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एरो को काइनेटिक एनर्जी प्रदान कर रहा है, और फिर एरो के पास पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी। ये जिस टाइप की पोटेंशियल एनर्जी है ये तो आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गया, पोजीशन चेंज करने की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स में। ये बॉडी के शेप की वजह से आया, तो इसको बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो इस तरीके की चीजें हैं, सिचुएशंस हैं। जब आप शेप चेंज करते हो, कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते हो बॉडी का, तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है उसको बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। थोड़ा सा बच्चों को अजीब सा कंसेप्ट इसलिए लगता है क्योंकि ये आपको फील नहीं होता उतना, जैसे काइनेटिक एनर्जी समझ में आता है, हाँ स्पीड है तो उसके पास एनर्जी है, इसमें कोई चीज ऐसे दिखती नहीं लेकिन वो होती है, पोजीशन चेंज करने की वजह से भी उसमें एक एनर्जी स्टोर होती है जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। और ग्रेविटेशनल फोर्स में तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। वहीं अगर कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने की वजह से तो उसको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहा जाएगा, है ना बच्चों। तो मेरे ख्याल से आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर होंगे, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस कैसे डिफाइन किया गया, पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैसे आ सकती है ये बताया गया। तो आप यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हो बच्चों, जो हम यहाँ पे लिखेंगे अब, जो आपको मेन चीज पढ़नी है वो है द एनर्जी possessed the energy possessed by a body possessed by a body due to due to due to change in position, due to change in position। और चेंज इन पोजीशन क्या है बच्चों, हाइट है, ड्यू टू इट्स चेंज इन पोजीशन। और हाइट, हाइट की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी आ रही है ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो उसी को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है, इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और जो कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने, शेप चेंज करने की वजह से आती है बच्चों, उसको हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो याद रखेंगे, हमें आज इस चैप्टर में केवल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की चर्चा करनी है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की चर्चा अभी हम नहीं करेंगे, ये आपको हायर क्लासेस में बताया जाएगा, है ना। तो अभी तो आप लिख लें कि यहाँ पर
द एनर्जी possessed by a body due to change in its shape or configuration is called इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। उसी को इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। तो आई होप बच्चों आपको जो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा क्लियर होगा। अब हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में बात करेंगे क्योंकि वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो उसको अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, कैसे फॉर्मूला बनेगा, तो वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। तो देखिए बच्चों, आप यहाँ पे हेडिंग डालते हैं, डालेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब ये कैसे निकाला जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, देखते हैं। तो यहां से आपने क्या किया बच्चों, ये आपका ग्राउंड सरफेस है। तो अगर मैं यहाँ पे एक ब्लॉक है जिसका मास m है, अगर मैं उसको A से B पॉइंट तक ले जाऊं जो कि h हाइट ऊपर है, तो भाई mg फोर्स कुछ तो वर्णन करेगा। यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स mg है, उसी के लिए तो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर रहा है। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी यानी A से हम B ले जाए तो A इनिशियल पॉइंट हो गया, B फाइनल पॉइंट हो गया। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखा जाएगा, तो आप A पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको UA मान लें और B पॉइंट पे जो पोटेंशियल है उसको UB मान लें। हमने मान लिया। अब हमें पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस का फॉर्मूला पता है, डेफिनेशन पता है। तो आप डेफिनेशन से क्या बोल सकते हो बच्चों, डेफिनेशन से फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस की जो डेफिनेशन है उससे हम बोल सकते हैं कि भाई फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। और यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, mg, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, तो माइनस mg। तो आप इसको लिख सकते हो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब फाइनल पोजीशन पर, तो UV हो जाएगा ये बच्चों, माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इनिशियल पॉइंट, UA हो जाएगा बच्चों, और mg का वर्क डन। तो देखो A से B ले जाते समय mg नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वर्क डन नेगेटिव है, तो इसको लिखा जाएगा माइनस mgh। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो पोटेंशियल एनर्जी एट B जो है उसको क्या लिखा जाएगा बच्चों, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस mgh और UA उधर आएगा तो प्लस UA। अब देखो बच्चों ये फॉर्मूला बना, तो B पर ये पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन अगर हमें A पर पोटेंशियल एनर्जी पता चलती तो हम एक नंबर बता सकते थे, एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता। अब क्योंकि A पे पोटेंशियल एनर्जी नहीं पता तो हम एक पोटेंशियल एनर्जी एज्यूम कर लेते हैं और उस एजम्पशन से हम बताते हैं कि किसी भी दूसरी h हाइट पर क्या पोटेंशियल एनर्जी होने वाली है। एज्यूम करने का अब सबसे अच्छा तरीका क्या है कि क्या एज्यूम करो। आप एक एज्यूम कर सकते हो एक जगह पे पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या एज्यूम करना चाहिए जिससे फॉर्मूला आसान हो जाए, क्योंकि हम फॉर्मूले को आसान करना चाहते हैं और आसानी से कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक जगह पर आप 0 मान सकते हो। 0 मानना सबसे अच्छा है। मान तो कुछ भी सकते हो, 100 मान सकते हो, 200 मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, एक जगह पे मान सकते हो आप, लेकिन क्या मानना ज्यादा अक्लमंदी है, 0 मान लो तो फॉर्मूला बहुत आसान हो जाता है। तो जिस पॉइंट पर हम 0 एक जगह पे मान लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी, उस पॉइंट को बोलते हैं रेफरेंस लेवल। उसको हम बोलेंगे रेफरेंस लेवल, यानी कि हमें एक रेफरेंस लेवल अज्यूम करना पड़ेगा। तो ये रेफरेंस लेवल जो है बच्चों वो दिया गया आपके कॉन्सेप्ट कहां पर, तो अर्थ के सरफेस पर। ये जो रेफरेंस लेवल है ये ऐसे, इस सरफेस ऑफ अर्थ को ए पॉइंट को हमने रेफरेंस लेवल चूज कर लिया। जब हमने यहाँ पे रेफरेंस लेवल चूज किया तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ए पर हमने 0 ले ली आसानी के लिए, क्योंकि सबसे आसान है कि आप 0 मान लो तो चीजें आसान हो जाती हैं। तो ए को अगर हमने रेफरेंस लेवल चूज कर लिया है तो हम ए पर पोटेंशियल एनर्जी क्या मान सकते हैं,
जीरो। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं वी एज्यूम द सरफेस ऑफ अर्थ, वी एज्यूम द सरफेस ऑफ अर्थ एज रेफरेंस लेवल, एज रेफरेंस लेवल, एज रेफरेंस लेवल। तो अगर इसको रेफरेंस लेवल की तरह आपने मान लिया है तो यूए जो है बच्चों, ए पॉइंट जो है वो जीरो हो गया। अगर ये जीरो हो गया तो आपका सिंपल पोटेंशियल एनर्जी एट बी क्या हो जाएगा बच्चों, mgh। यानी किसी भी h हाइट पे जो पोटेंशियल एनर्जी है सरफेस से, अगर सरफेस पे जीरो माना गया है तो वो mgh होता है। तो याद रखेंगे ये mgh तब है जब आप सरफेस को रेफरेंस लेवल मान रहे हो और ऊपर h हाइट पे जा रहे हो, तो हम बोलेंगे कि इस बॉडी का जो पोटेंशियल एनर्जी वो mgh है। लेकिन अगर आप सरफेस के नीचे चले जाते और इसको रेफरेंस लेवल माना है और सरफेस से h हाइट नीचे आ जाते, इसी ब्लॉक को गड्ढा करके नीचे ले आते, तो फिर जो आपका वो होता है इस एम मास का जो पोटेंशियल एनर्जी होता है यहाँ पर, वो होता माइनस mgh। तो याद रखेंगे बच्चों, अगर सरफेस से रेफरेंस लेवल से ऊपर जा रहे हो h हाइट पर तो प्लस mgh होती है पोटेंशियल एनर्जी, इसकी प्लस mgh होगी। और अगर आप नीचे आते हो h हाइट रेफरेंस लेवल से तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी माइनस mgh होगी। ये पॉइंट याद रखना, ऊपर जा रहे हो तो प्लस mgh, नीचे आ रहे हो तो माइनस mgh। अब बच्चे इसको बोलते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है, लेकिन बच्चों एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी जैसी कोई चीज नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस होता है। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस इंपॉर्टेंट होता है। ये जो आप mgh बोल रहे हो ये भी तो एक डिफरेंस ही है। जब कब का डिफरेंस है, जब आपने एक लेवल को, एक पॉइंट को रेफरेंस लेवल मान लिया, वहां पे उसको जीरो मान लिया। यानी किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी mgh तो है, लेकिन मन ही मन में ये याद होना चाहिए वो mgh तब है जब रेफरेंस लेवल पे आपने जीरो मान लिया था। तो उससे कितना ज्यादा है, तो mgh ज्यादा है। अगर मैं यहाँ पे 100 मानता तो फिर 100 प्लस mgh हो जाता, देखो इस फॉर्मूले से। तो याद रखेंगे रेफरेंस लेवल मानने से एक फायदा ये होता है कि फॉर्मूला आसान हो जाता है, और रेफरेंस लेवल को जीरो मानने से और भी आसान हो जाता है। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हम पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं, लेकिन वो भी पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ही है जब हमने रेफरेंस लेवल किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जीरो माना हुआ है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। अब हालांकि ये है प्रॉपर डेफिनेशन, और इससे प्रॉपरली समझ में आता है कि रेफरेंस लेवल एज्यूम करने के बाद ये पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ही निकाली गई है, वहीं से हमने लिया है। लेकिन अब आपको जब किताबों में समझाया जाता है तो ये चीज नहीं बताते, तो बच्चों को ऐसा लगता है कि पोटेंशियल एनर्जी जैसी चीज है और वो mgh होती है। लेकिन अगर मैं रेफरेंस लेवल बदल दूंगा तो भाई ये चेंज हो जाएगा। अभी मैं एग्जांपल के थ्रू भी आपको समझाता हूँ। लेकिन जैसे अगर इसी का मैं ऑल्टरनेटिव बोलूं जो आपको बुक्स में दिया है, तो बुक्स में कैसे बताते हैं इसी पोटेंशियल एनर्जी को, वो आप देखें। वो बोलेंगे कि भाई ये सरफेस ऑफ अर्थ है, सही बात है। यहां से आप एम मास ऊपर ले जा रहे हो, बिल्कुल। जब आप एम मास ऊपर ले जा रहे हो बच्चों, तो इसको स्लोली स्लोली ले जाओ, स्लोली 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 स्लोली। तो बोला गया कि क्यों स्लोली स्लोली ले जाएं, तो अगर आप बहुत तेज ले जाओगे तो नीचे mg फोर्स लग रहा है, आप ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ले जा, ऊपर उठाओगे इसको। लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा होगा तो mg से ज्यादा होगा तो नेट फोर्स ऊपर चला जाएगा, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, एक्सेलरेशन आएगा तो स्पीड बढ़ेगी। यानी कि जो ये वर्क डन है एक्सटर्नल फोर्स का, वो स्पीड में चली जाएगी। वर्क एनर्जी थ्योरम याद करो बच्चों, वर्क वर्क जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। लेकिन हमें तो पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है ना, हमें काइनेटिक एनर्जी नहीं चाहिए, हमें पोटेंशियल चाहिए। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए इसकी पोजीशन आपको चेंज करनी है, बट स्लोली 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 स्लोली। तो जो ये एक्सटर्नल फोर्स है ये लगभग लगभग किसके बराबर रखना पड़ेगा, mg से थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा। तो ये स्पीड अप ना हो पाए, बस एक्सेलरेशन ना पाए, और ये धीरे 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 ऊपर जाए। तो ये जो वर्क डन करेगा एक्सटर्नल फोर्स, यही वर्क डन तो इस मास में स्टोर हो जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ी नहीं, तो वर्क डन काइनेटिक एनर्जी में नहीं गया। ये जो वर्क डन स्टोर हुआ वो पोजीशन चेंज होने की वजह से एक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, जो हमें दिख नहीं रही है बट वो है, उसी को हमने पोटेंशियल एनर्जी बोला। तो जो ये एक्सटर्नल फोर्स धीरे 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 वर्क डन कर रहा है, वो बॉडी में वो पोजीशन चेंज होने की वजह से उसमें स्टोर होता जा रहा है। और किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में तो गया नहीं, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया। इसको ऐसे समझाते हैं। तो ये बोलते हैं कि वर्क डन बाई जो एक्सटर्नल फोर्स है बच्चों, वो कितना हो जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट तो h हाइट है तो वो भी ऊपर की तरफ हो रहा है, और ये एक्सटर्नल फोर्स mg के बराबर, तो दिस इज mg। तो ये जो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स है यही स्टोर हुआ है किसके फॉर्म में, उसी को पोटेंशियल एनर्जी बोला गया। तो यहाँ पे वो लिख देते हैं कि दिस वर्क डन
this work done is stored in the form of potential energy in body। तो बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में ये स्टोर हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी एट एच हाइट, तो एच हाइट ऊपर जो है पोटेंशियल एनर्जी जो है बॉडी की वो कितनी हो जाएगी बच्चों, mgh। इसलिए इसको mgh लिख देते हैं, एच हाइट ऊपर और एच हाइट नीचे है तो माइनस mgh। लेकिन रियलिटी में आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए थी कि mgh जो है वो डिफरेंस है ए और बी के बीच में। ए को रेफरेंस लेवल मान लिया गया था और वहां पे जीरो मान लिया गया, तब आप बी की पोटेंशियल एनर्जी mgh बोल रहे हो। लेकिन mgh ए और बी के बीच का डिफरेंस है, ना कि बी की पोटेंशियल एनर्जी। अगर ए पे मैं 100 मानता तो फिर ये mgh डिफरेंस और एड अप होता तो बी की पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाती बच्चों। इसलिए रेफरेंस लेवल पर अगर आप पोटेंशियल एनर्जी बदल दोगे तो दूसरे पॉइंट्स पे भी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी, लेकिन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस वो कभी भी चेंज नहीं होता बच्चों, वो आपको याद रखना है। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस जो है वो चेंज नहीं होता दो पॉइंट्स के बीच में, लेकिन एक पॉइंट के बीच में एक पॉइंट पे अगर पोटेंशियल रेफरेंस चेंज कर दोगे तो बाकी पॉइंट्स के पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी। अभी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं तो और आपको क्लैरिटी आएगी। अभी तो याद रखें कि जहां हमने रेफरेंस लेवल माना है वहां पे पोटेंशियल एनर्जी अगर जीरो है तो उसके ऊपर एच हाइट जाऊंगा तो mgh पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, और अगर उसके नीचे एच हाइट आऊंगा तो माइनस mgh पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से आपको ये पॉइंट जो है पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो उसका फॉर्मूला है mgh। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हम एक काम करते हैं कि एक सिचुएशन लेते हैं जिससे आपको और क्लैरिटी समझ में आएगा कि यहाँ पे डिफरेंस और पोटेंशियल एनर्जी का क्या मतलब। जैसे मान लीजिए एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में दो माले हैं, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, ये भी एच हाइट है और फिर सेकंड फ्लोर भी फर्स्ट फ्लोर से एच हाइट ऊपर है, ऐसा मान। यहाँ पे तीन आदमी खड़े हैं, पहला यहाँ ए, दूसरा व्यक्ति फर्स्ट फ्लोर पे खड़ा है बी, तीसरा व्यक्ति सेकंड फ्लोर पे खड़ा है, टेरेस पे खड़ा है सी। और ये सरफेस है, ये ग्राउंड सरफेस है ना, इस तरीके से। अब क्या है कि अगर आप बोलो कि भाई ए से पूछो, मतलब ए के रेफरेंस में देखो, ए के रेफरेंस में अगर मैं ए वाले व्यक्ति के रेफरेंस में देखूं तो ए की खुद की पोटेंशियल, तीनों का मास भी mm है, तीनों का मास भी mm है। तो ए वाले को अगर मैं पूछूं, ए के फ्रेम से देखूं और आप ए से पूछो, ए वाले व्यक्ति से पूछो कि भाई बताओ तुम्हारी कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, तो वो बोलेगा भाई मैं तो रेफरेंस लेवल पे ही खड़ा हूं, मेरे लिए रेफरेंस लेवल तो मेरी सरफेस है जिस पे मैं खड़ा हूं। तो अगर मैं रेफरेंस लेवल पे खड़ा हूं, मेरी सरफेस पे खड़ा हूं, तो मेरी खुद की पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो है, रेफरेंस लेवल पे मैंने जीरो मानी हुई है, तो वो बोलेगा कि मेरी खुद की पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। अब ए से पूछोगे कि बी की बताओ क्या पोटेंशियल एनर्जी है, तो ए बोलेगा कि रेफरेंस लेवल से, क्योंकि बी जो है वो एच हाइट ऊपर है, उसका मास एम है, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो mgh हो गई। बिल्कुल सही बात है। फिर ए से पूछा गया कि सी के बारे में क्या कहना है, तो सी के बारे में बोलेगा कि ये मेरे से 2h हाइट ऊपर है, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 2h हो जाएगी mg, तो mg 2h, तो 2 मैंने बाहर ले लिया तो 2 mgh है उसकी पोटेंशियल एनर्जी। बिल्कुल सही बात है। अब लेकिन यही सवाल आप बी से करो, जो बी वाला व्यक्ति है जो फर्स्ट फ्लोर पे खड़ा है। अब आप सवाल जब बी से करोगे ना तो कुछ चीजें वो अलग बताएगा, कैसे मैं आपको समझाता हूँ। अब बी बोलेगा कि मैं तो इस सरफेस पे खड़ा हूं ना, इस सरफेस पे, तो मेरे लिए तो ये सरफेस रेफरेंस लेवल है बी वाले व्यक्ति के लिए। ए के लिए नीचे वाली रेफरेंस लेवल थी, इसके लिए ये रेफरेंस लेवल है। तो बोलेगा क्योंकि मैं अपने खुद के रेफरेंस लेवल पे खड़ा हूं और यहाँ पे मैंने पोटेंशियल जीरो मानी है, तो मेरी खुद की पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। सी वाले की पूछी जाएगी तो बोलेगा कि मेरे रेफरेंस लेवल से सी वाला एच हाइट ऊपर है, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो mgh है। अच्छा, बी वाले के लिए ए का पूछा जाएगा तो ए का वो बोलेगा कि क्योंकि ए जो है मेरे रेफरेंस लेवल से एच हाइट नीचे है, इसलिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी माइनस mgh है। देखो बच्चों, अगर आपने रेफरेंस लेवल चेंज किया, अलग अलग आदमी से पूछ रहे हो, तो वो पोटेंशियल एनर्जी हर पॉइंट की चेंज हो गई, सी पर भी, बी पर भी, ए पर भी। पहले ये पोटेंशियल एनर्जी थी, अब ये पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी फिक्स्ड वैल्यू है ऐसा मत समझे, ये डिपेंड करता है रेफरेंस लेवल पर। अगर आपने रेफरेंस लेवल बदल दिया तो हर पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी जो है वो भी चेंज हो जाएगा, समझे इस बात को। फिर तीसरे केस में आपने ये सवाल किससे किया है, सी के। अब आप सी के नजरिए से देख रहे हो, जब आप सी को देख रहे हो तो सी बोलेगा कि भाई मैं जिस सरफेस पे खड़ा हूं मेरे लिए तो वो रेफरेंस लेवल है,
तो मेरी खुद की पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। बी वाले की क्या है सी के हिसाब से, तो वो बोलेगा एच हाइट नीचे है तो इसकी माइनस एम जी एच, और सी के हिसाब से ए वाले की तो वो मुझसे 2h हाइट नीचे है तो उसकी माइनस 2 mgh। देखो फिर बदल गई। तो पोटेंशियल एनर्जी तो बदलती रहती है, एक पॉइंट की ही अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी मिलेंगी। अगर आपने रेफरेंस लेवल चेंज कर दिया तो इस बात को समझे, लेकिन कभी भी दो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस चेंज नहीं होगा बच्चों। आप किसी भी तरीके से निकाल लो, देखो आप यहां से इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो, 2 mgh माइनस mgh, तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस जो है वो mgh है। mgh माइनस जीरो तो भी mgh, जीरो माइनस माइनस mgh तो भी mgh है। यानी ये डिफरेंस तो तीनों में ही चेंज नहीं हुआ, रेफरेंस लेवल चेंज हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट्स की चेंज हो जाती है, बट पोटेंशियल एनर्जी दो पॉइंट्स के बीच की कभी भी चेंज नहीं होती। इसलिए किसको डिफाइन किया गया है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, ना कि पोटेंशियल एनर्जी। वो हम बोलते हैं वो बात अलग है, लेकिन जब आप पोटेंशियल एनर्जी बोलते हो इसका मतलब ये है कि वो डिफरेंस तो है लेकिन रेफरेंस लेवल से लिया गया डिफरेंस है। तो दो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होता। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस जो है हमेशा कांस्टेंट होती है कंजर्वेटिव फोर्स में, दो पॉइंट्स के बीच में। इसलिए तो पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया गया है। यहां पे देखो आप इन दोनों के बीच में देखो डिफरेंस, यहां पे करोगे आप mgh माइनस जीरो तो mgh आएगा, इन दोनों के बीच में भी करोगे तो जीरो माइनस माइनस mgh तो भी mgh आएगा, माइनस mgh माइनस माइनस 2 mgh तो प्लस 2 mgh माइनस mgh तो 2m फिर mgh बचेगा। वैसे ही आप चाहें तो C और A के बीच में देखें किसी भी 2 mgh माइनस जीरो 2 mgh मिलेगा, mgh माइनस माइनस mgh तो mgh प्लस mgh तो 2 mgh मिलेगा, जीरो माइनस माइनस 2 mgh तो प्लस 2 mgh। तो देखो डिफरेंस किसी भी दो पॉइंट्स का कभी चेंज नहीं हो रहा है। रेफरेंस लेवल चेंज होने से पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू चेंज हो जाती है बच्चों, लेकिन दो पॉइंट्स के बीच की पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होता है। याद रखेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको चाहो तो आप नोट करके भी लिख लो, नोट करके लिख लो, है ना। तो मेरे ख्याल से आपको पूरी क्लैरिटी होगी। तो मैं केवल आपको वो नहीं बता रहा हूं जो किताबों में लिखा है, क्योंकि ये चीजें जो है ये तब आपको काम आती है जब कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। बाकी आपको फॉर्मूला तो याद ही है कि एच हाइट ऊपर जाना तो mgh आना है, दैट्स इट। लेकिन वहां पे जब कॉन्सेप्चुअल सवाल आते हैं वहां कभी कभी रेफरेंस लेवल खुद दे देते हैं, तो वहां पे आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए कि रेफरेंस लेवल चेंज करने पर पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो सकती है किसी भी पॉइंट की, लेकिन दो पॉइंट्स के बीच के पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ऑन चेंजिंग, नोट में आप लिख सकते हो ऑन चेंजिंग रेफरेंस लेवल, ऑन चेंजिंग रेफरेंस लेवल potential energy of a point also changes, but the potential energy difference between two points never changes. That is potential energy difference is independent of reference level. डिफरेंस जो है वो डिपेंड नहीं करता रेफरेंस लेवल, इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस लेवल, है ना। तो मेरे ख्याल से आपको पॉइंट क्लियर है, दो पॉइंट्स के बीच का, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंस को ही डिफाइन किया गया है कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए, ना कि आपके पोटेंशियल एनर्जी, है ना। क्योंकि लॉजिकल ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है। पोटेंशियल एनर्जी की तो कुछ भी वैल्यू हो सकती है किसी भी पॉइंट पे, वो तो रेफरेंस लेवल चेंज करोगे, वैल्यूज चेंज करोगे तो चेंज हो जाएगी, लेकिन डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो डिफरेंस में कोई अंतर नहीं आता, है ना बच्चों। तो आई होप आपको ये जो पॉइंट है पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो समझ में आया होगा, और जो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है वो भी आपको क्लियर होगा कि ऐसे ऐसे काम करता है बच्चों, है ना। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, काम आएंगी आपके।